दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हो, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हो, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ के रिंग फिंगर टूटी हुई, ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब ये लिस्ट ही कलेजा चीर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में थी। घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा ले गए, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वहशी उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूट कर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो तब तक उसकी आबरू धरा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं रहा कि जूनियर डॉक्टर जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए जब तक वो होश में था वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे। इस बीच कब गला घुट गया उसे इसका एहसास नहीं था। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले वो उसे तब मिले जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा था, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की यही वजह थी। चेहरे, नाक, ऊपर जो जख्म थे वो इसलिए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपनी दरिंदगी पर उतर आया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोलकाता पुलिस के हाथ में आया है वो सौंप दी गई है विक्टिम के परिवार को, और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कम से कम 10 इंजरी मार्क थे महिला डॉक्टर के शरीर में, जो बहुत ही काफ़ी शॉकिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, काफ़ी डिस्टर्बिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर की दोनों आंखों से ब्लीडिंग हुई थी, मुंह से ब्लीडिंग हुई थी, नाखून से ब्लीडिंग हुई थी, चोट लगी थी, अपना पेट में चोट लगी थी, अपना बायां पैर में, और सिर्फ यही नहीं उंगली में भी चोट लगी थी, वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से भी ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि इतना ही टॉर्चर की गई महिला डॉक्टर को। ऐसे ही कहा जा रहा है पोस्टमार्टम में ये भी बोला गया है कि नेचर ऑफ डेथ था एंटीमॉर्टम, और कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन करके ही मारा गया है कोलकाता के डॉक्टर। और सबसे ज्यादा जो ब्लीडिंग हो रही थी वो वैजाइनल इंजरी से, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसा भी इंडिकेशन दिया गया है कि इतना बुरा तरीका से उनको बलात्कार की गई कि बहुत सारे ब्लीडिंग हुई थी वैजाइनल इंजरी से, जो डॉक्टर ने कहा कोलकाता पुलिस को। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय रॉय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी, या फिर ये सब कुछ अचानक हुआ? इन
सवालों के जवाब सामने लाने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी है, खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले। तो कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय की रूटीन कुछ यूं थी। 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय रॉय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को हर महीने एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय रॉय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वहां से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी। फिलहाल वो यहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता। यहाँ तक कि वो केपी लिखी टी शर्ट और कैप भी पहना करता, चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था। इसीलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में रुका भी करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था। यहाँ वो कुल 3 दिन रहा। सलवा में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजीकर अस्पताल गया। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल नहीं गया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजीकर अस्पताल पहुंचता है। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज का एक्सरे कराने में उसकी मदद करता है। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी उसके साथ थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसी ने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी हुई थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमारदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमारदार को उबर बाइक से घर जाने के लिए पैसे देता है। वो तीमारदार अब अस्पताल से निकल चुका था। अब रात के 3 बज चुके थे। तीमारदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। अंदर घुसते ही उसकी नजर उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उसी सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी या शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से 3री मंजिल सुनसान, सेमिनार हॉल और कोई नहीं। दरअसल उधर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाकी डॉक्टर मरीजों को देखने चले गए, चूंकि उस वक्त जूनियर डॉक्टर के पास कोई काम नहीं था। इसलिए थोड़ी देर आराम करने के वास्ते उसी सेमिनार हॉल में जाने का वो फैसला करती है। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात को खाली रहता था और अंदर करीब 35 से 40 कुर्सियां थी। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल होती है और एक कुर्सी पर आराम करने लगती है। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में था और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं करा।
संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकला तब सुबह के 4:37 हो थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीब में ही मौजूद सीपी यानी कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक उसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी। थोड़ी देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक नेक बैंड, ब्लूटूथ। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे के नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट पर मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती है। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ जाने और आने के रास्तों पर लगे हर कैमरे को बारीकी से चेक किया जाता है। और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय रॉय नजर आता है। कोलकाता पुलिस का अपना वॉलंटियर। पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में ब्लूटूथ नेक बैंड था। लेकिन जब वो सुबह करीब 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब गले में नेक बैंड नहीं था। और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक नेक बैंड मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है। सोए हुए संजय को उठाया जाता है और पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। पर संजय से पूछताछ से पहले नेक बैंड ब्लूटूथ अपनी गवाही दे चुका था। मौके से मिला वो ब्लूटूथ बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके से बरामद नेक बैंड ब्लूटूथ संजय का ही है। एक कहावत है, कोई भी अपराधी कोई भी जब अपराध करती है उसी वक्त क्राइम सीन पर कोई ना कोई सबूत छोड़ की जाती है, जो क्लू से पुलिस को पता चल जाता है कोई कौन है वो अपराधी। कोलकाता में महिला डॉक्टर हत्याकांड में भी हुआ ऐसा है, क्योंकि कोलकाता पुलिस की सिविक वॉलंटियर की काम करने वाला संजय रॉय महिला डॉक्टर को हत्या करने के बाद वो हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल के अंदर अपना ब्लूटूथ हेडफोन छोड़ के गया था। जब पूछताछ किया जा रहा था कोलकाता पुलिस की तरफ से, तब उसी क्राइम सीन से रिकवरी हुआ था, सीज हुआ था वो वाला ब्लूटूथ हेडफोन। जब पूछताछ की जा रही थी उसी वक्त पुलिस ने कोशिश किया ये हेडफोन कौन सा फोन से कनेक्ट हो रहा है। जिनको शक हुआ था जिन को पर सभी का फोन सीज करके कोशिश किया जा रहा था कौन सा फोन से प्यार हो सकता है। और बाद में पता चला संजय का जो फोन था उसका ब्लूटूथ ऑन करते ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया वो वाला हेडफोन से जो क्राइम सीन से रिकवर किया था कोलकाता पुलिस ने। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी पता चला कि संजय जब घुसे थे सेमिनार हॉल के अंदर तब उसके साथ वो हेडफोन थे, लेकिन जब बाहर निकला तब हेडफोन नहीं था। इससे पता चल गया था पुलिस को कौन था वो अपराधी। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया। लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल थे। मसलन जूनियर डॉक्टर की कदकाठी को देखते हुए संजय का उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर का गुनहगार अकेला संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा है कि उसने जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में भेज दिए। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाले लोगों में संजय के अलावा और भी लोग शामिल हैं तो डीएनए रिपोर्ट्स ये साफ हो जाएगा। सूर्या रॉय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहब, कोलकाता।